स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आपके किसी भी नीट और जेई की एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जो बहुत ही टॉप लेवल के एग्जाम है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े हुए एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में लगभग इससे 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं। जनरली कम भी आ सकते हैं, 2 भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जनरली 3 और 4 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये कहूं कि इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। वैसे हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। सबसे पहले महर्षि कपिल और कणाद, जो इंडियन सेंट थे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि कोई भी सबस्टांस जिसको हम बार बार अगर खंडित करते हैं तो उसमें एक ऐसा कण मिलता है जो इंडिविजिबल होता है और इनविजिबल होता है। उस कण का वो लोग नाम रख दिए परमाणु। परमाणु कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड नहीं है, और परमाणु कोई हिंदी वर्ड नहीं है। परमाणु एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु, जो मनुष्य से परे है। दिस इज कॉल्ड गॉड, वो भगवान है। वो लोग इनका नाम रख दिए परमाणु। लेकिन जब उस समय के सबसे विख्यात साइंटिस्ट जॉन डाल्टन थे, उनके द्वारा इस पे सर्च किया गया, तो उन्होंने उस कण का नाम ग्रीक वर्ड पे रखे। ग्रीक वर्ड क्या था? वहां पे ग्रीक वर्ड एटम को चुना गया। ठीक है, तो वहां पे एक एटम को लिया गया और इस एटम से नाम बना क्या? नॉटकॉट। उस कण का नाम रखा गया नॉटकॉट। तो हम लोगों को यह जानना है कि ये जो एटम है वो क्या है। मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जॉन डाल्टन के बहुत ऐसे मतलब उसमें थ्योरी में बातें बताई गई थी, रूल्स बताए गए थे उस समय, जो आज जाकर लगभग वो गलत साबित कर दिया गया। वैसे में बहुत बड़ा मतलब सर्च था, बहुत बड़ा सर्च माना जाएगा वो, इसलिए कि एटम के बारे में सबसे पहली बार किसी ने कुछ बताया था, और वहीं से शुरू होता है सबके दिमाग में खनका, भाई ये भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है केमिस्ट्री की। तो बहुत बड़ा सर्च माना जाएगा, लेकिन आज के डेट में उनका जो रूल्स है वो लगभग गलत साबित होती है। जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एक एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट के सभी पार्टिकल्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज को रखते हैं। लेकिन हम लोग आज देखते हैं कि आइसोटॉप्स हैं, और आइसोटॉप्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो आइसोटॉप्स में एक कार्बन को आइसोटॉप्स लीजिए, C612, C613, C614। तो कार्बन ही तो है, सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन तीनों का 12, 13 और 14 तीनों के एटम्स जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। अब उन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम्स एंड सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। लेकिन आज के डेट में हम लोग आइसोबार देखते हैं। आइसोबार में क्या देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ उनकी प्रॉपर्टीज एक हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो यहां पे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो फिर से सर्च किया गया क्या ऐसा है इसमें जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो उसमें बहुत साइंटिस्टों के द्वारा सर्च लगाना शुरू किया गया, तो सब पता चला कि नहीं, एटम भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। यानी कि पता चला क्या एटम जो इनविजिबल और इनडिविजिबल है वो भी कोई कण से मिलकर बने हैं। अब इसके लिए सर्च शुरू हुआ। तो ये जब सब सर्च शुरू हुआ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिला, यानी एटम जिससे बना उसे हम क्या नाम दिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम दिए। और तब पता चला कि वो इसमें तो सबसे मूल जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, वो तो 3 है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश किया गया, तो वहां पे जो पता चला कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी उसके पहले भी हो रहा था, तभी तो पता चला। तो उसके पहले डिस्कवरी शुरू किया गया था। उस समय का बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। ठीक है,
माइकल फैराडे ने मतलब बहुत सर्च इस पे किए थे और बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो नाम आता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो नाम आता है साइंटिस्ट का, वो नाम आता है हम लोग के सामने कौन? जे थॉमसन। हम लोगों के सामने वो नाम आता है जे थॉमसन। तो ये जे थॉमसन का नाम क्यों आता है? क्योंकि जे थॉमसन भी वही कर रहे थे और सब लोगों का जो वहां पे सर्च था लगभग सब लोगों का सेम था। सब लोग एक ही तरीके से सर्च कर रहे थे, सब लोगों का सर्च लगभग बराबर था। क्या था? तो सब लोग एक ही टॉपिक यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में सर्च कर रहे थे। सब लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे थे, वो था डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब लेकर सब लोग कर रहे हैं, तो जे थॉमसन भी कर रहे हैं, माइकल फैराडे भी कर रहे हैं, और भी साइंटिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जे थॉमसन का नाम इसलिए पहले आ गया क्योंकि जे थॉमसन ने इस पे एक एक्स्ट्रा सर्च किया और उनके द्वारा E/m रेशियो माने चार्ज बाय मास रेशियो को भी निकाला गया। इसलिए यहां पे जे थॉमसन का ये चार्ज बाय मास जब निकाले जे थॉमसन, उस समय यहां पे ये उस समय जो सन था इनका वो 1897 था, मतलब 1897 में इन्होंने E/m रेशियो को दिया था। इस समय इन्होंने E/m रेशियो को दिया था और उसी समय मान लिया गया कि मतलब सर्च कंप्लीट हुआ। माना गया कि उसी समय इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है कंप्लीट हुआ, कंप्लीट माना गया। जब कंप्लीट माना गया तो यही डेट हमारा छप गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज किया गया और वो था जे थॉमसन के द्वारा। आई बस समझ में? आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जानते हैं डिटेल। मैंने कहा कि सब लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे। क्या है डिस्चार्ज ट्यूब? थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखते हैं। एक फिगर को हम लोग बनाते हैं, छोटा सा एक फिगर लेते हैं और इस फिगर से हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सब कुछ बुक्स वगैरह में भी फिगर मिलता होगा आराम से आप लोगों को, लेकिन ये फिगर जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं इसको बुक्स में भी आप लोग देखोगे, यहाँ भी हम बना ही रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है ये फिगर। इसमें क्या किया गया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और एक तरफ लिया गया ये कैथोड प्लेट। ठीक है? कैथोड प्लेट लिया गया जो कंप्लीट रूप से एकदम सॉलिड मटेरियल था, और दूसरा लिया गया एक यहां पे एनोड, और एनोड में जो लिया गया वो इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया, माने खाली छिद्र रखा गया, इसके बीच में छिद्र रखा गया। ठीक है? खाली रखा गया। चूंकि ये छिद्र रखा गया तो इसका नाम एक होता है परफोरेटेड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? परफोरेटेड एनोड कहा जाता है। ये भी एनोड है, मैं इसको बाद में लिखता हूं। और यहां पे एक स्क्रीन बनाया गया कि पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है, इलेक्ट्रॉन जो रे है वो तो हमें दिखेगा नहीं ना, तो इसको देखने के लिए यहां पे हम लोग एक बनाए क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया गया। क्या लिया गया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया गया। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? ये तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रकाश पड़ता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे तो तुरंत चमकना शुरू होता है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर प्रकाश चमकेगा, इसके लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लिया गया। अब क्या किया गया कि यहां से ये कैथोड रे को और यहां से इस एनोड रे को, एनोड को ऐसे निकालते हैं, यहां से लेते हैं, एनोड रे को जोड़ दिया गया और इसको एक हाई वोल्टेज से जोड़ा गया। ठीक है? इसको एक हाई वोल्टेज से जोड़ा गया जो लगभग 1000 वोल्ट था। लगभग 1000 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है? और इसमें जो इसका एटमॉस्फेयर है, अब इसको वैक्यूम भी बनाना है, तो वैक्यूम बनाने के लिए यहां पे एक वैक्यूम प्रेशर लगाया गया। ठीक है? एक वैक्यूम पंप लगाया गया
और वैक्यूम पंप लगाया गया इसलिए कि इसको हम लोग मैनेज कर पाए। यहाँ पे ये हो गया हमारा वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप जो है ये मैनेज करेगा इसके अंदर के प्रेशर को, ठीक है, और एयर को, सारा एयर खाली करके प्रेशर को मैनेज करेगा। और इसके अंदर के प्रेशर को रखा गया 0.01 atm, 0.01 atm, दैट मीन्स 10⁻⁻² atm रखा गया। तो इतना एटीएम इसका प्रेशर लगभग डिक्रीज कर दिया, 1 एटीएम से इतना घटा दिया गया। तो 1 एटीएम प्रेशर होता है जनरली, 1 एटीएम से कितना घटा दिया, 10⁻² एटीएम, इसको डिक्रीज कर दिया। जब प्रेशर कम करेंगे तो एयर का जो गैस होगा वो कम हो जाएगा, पार्टिकल्स अपने आप कम हो जाएंगे। जब प्रेशर कम होगा तो प्रेशर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको 1000 वोल्ट से यहाँ पे माइनस रखा गया, दैट मीन्स ये जो है कैथोड है, और यहां पे ये प्लस है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या मानते हैं, एनोड मानते हैं। एनोड को कैनल भी कहते हैं हम लोग, एक बात समझ लीजिएगा, आगे चलकर भी बताएंगे, कैनल भी कहते हैं इसको। और ये एनोड को जो लिया गया, ये जो एनोड है ये लिया गया आपका परफोरेटेड एनोड कहते हैं। परफोरेटेड एक वर्ड ऐसा है, इसको समझिए थोड़ा सा। परफोरेटेड का अर्थ ये होता है कि इसमें ये जो रिक्त दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं, मतलब इसमें छिद्र बनाया गया, भाई थोड़ा सा मतलब उसमें होल बनाया गया। तो एनोड में जो ये होल बनाया गया इसी को नाम देते हैं परफोरेटेड एनोड। तो होल बनाया गया, होल क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो यहां से रे निकलेगा, जब हम वोल्ट देते हैं तो यहां से रे निकलना शुरू होता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉनिक रे निकलना शुरू होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रे हमें तो दिखेगा नहीं ना, तो इसको देखने के लिए जब हम एनोड लगाएं, अगर इसको कंप्लीट रूप से जिस तरह से ये कैथोड है पैक्ड, उस तरह से पैक्ड रखते तो जाता टकरा के चला तो हमको तो दिखता नहीं ना। इसको दिखने के लिए यहां पे लगाया गया क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया। तो ये रे जो है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, इसमें से जो छिद्र बनाया गया, होल बनाया गया, यहां से ये बाहर निकलेंगे और ये बाहर निकलकर इसमें टकराएंगे। और टकराने से हमें पता चलता है कि इसमें पार्टिकल्स हैं, इससे रे निकलते हैं, और ये रे कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं, तो कैथोड रे कहलाते हैं। अगर ये एनोड से कैथोड की तरफ जाता तो इसको एनोड रे कहते हैं। तो ये कैथोड से एनोड की तरफ जाता और इस पर टकराने से हमको पता चलता है कि कुछ पार्टिकल्स आकर टकराते हैं। क्योंकि टकराते हैं तो चमकता है, फ्लोरोसेंट का होता है टकराने से चमकना। तो टकराने से ये चमकता है तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे जो है वो कोई पार्टिकल्स आकर टक्कर कर रहा है, यानी कि टकरा रहा है। अब ये जो है ये पूरा सर्च यही है। अब इसके बाद से इस पे इसके प्रॉपर्टीज को मापने के लिए कई एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया। कोई इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, कोई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, कोई इसमें पार्टिकल्स डाला, कोई इसमें पैडल व्हील डाला, है ना, इसमें डालकर चेंज किया गया, पता किया गया कि ये क्या है, क्या कर रहा है। तो सब चेंज से हम लोगों को कई प्रॉपर्टीज मिला, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि कैथोड रे का प्रॉपर्टीज मिला। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मेड बाय कैथोड रे। कैथोड रे से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। यानी कि अब आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं, यानी कि इसका हम लोग थोड़ा कैरेक्टर जानते हैं। तो आइए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज जानते हैं या कैरेक्टर लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या है कैथोड रे का प्रॉपर्टीज जानते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि दे आर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये कहा गया कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वैसे भी तो हम लोग ये जानते हैं कि कैथोड निगेटिव है, लेकिन इसको प्रमाणित किया गया कि कैसे निगेटिव है।
किया क्या गया कि यहां पे दोनों तरफ प्लस माइनस लगाया गया, प्लस माइनस। तो ये देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जा रहा है ना, मतलब प्लस माइनस लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जा रहा है। मान लीजिए कि ये था, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का रे जो गया और ये सब प्लस की तरफ मुड़ गया, इधर प्लस था इधर माइनस था, ये सारा प्लस की तरफ मुड़ गया। तो ये पता चल गया कि ये नेगेटिव रे है, तभी तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है। तो इससे प्रमाणित होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया दोनों तरफ, और सारे रे जब पॉजिटिव की तरफ मुड़ गए तो हम लोग समझ गए कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद से कहा गया कि दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये जो है ना स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, यानी कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट यानी सीधी रेखा में जाता है, ठीक है, सीधी रेखा में जाता है। ये कैसे पता चला कि सीधी रेखा में जाता है? तो सीधी रेखा में पता करने के लिए क्या किया गया कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स रखा गया। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर हम रख देते हैं, है ना, और तभी पता चलेगा ना कि स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में तब जाता है जब शैडो बनता है, जो मैंने हाथ रखा है शैडो बन रहा है। तो ये कोई रे जाएगा तो यहां पे इसका शैडो बनेगा, है ना, इसका जब शैडो बनेगा यहां पे तो पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में जो रे होगा तो उसका जस्ट अपोजिट एक शैडो बनेगा, तो पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसके बाद कहा गया कि इसमें दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। ये भी कहा गया कि ये काइनेटिक एनर्जी को भी रखता है। कारण क्यों है काइनेटिक एनर्जी, कैसे पता चला काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं? किया क्या गया कि इसके बीच में एक पैडल व्हील रखा गया। मतलब कि पैडल व्हील मतलब कि एक चक्का समझिए, जिसमें कई प्रकार के चक्कर बनाए गए होते हैं। जो सीधी रेखा में जाएगा तो ये इसको मारेगा तो ये घूमना, मूवमेंट शुरू होगा। सब में अगर मूवमेंट आता है तो ये समझ जाएंगे कि ये मूव कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और इसमें गति है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो इसको मूविंग कराया। तो ये पता चलता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। साथ में एक और चीज हमें पता चलता है, ठीक है, साथ में हमें यहां पे काइनेटिक एनर्जी के साथ हम लोगों को एक और चीज यहां पर हम ले सकते हैं कि ये जो है ये एक मटेरियल से बना है। मतलब मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स में अगर एनर्जी ना हो, कोई मटेरियल ना हो, तो ये इसको मूव कैसे कराएगा? तो ये कहा गया कि ये जो बना है ये मटेरियल पार्टिकल से बना है। दे मेड बाय मटेरियल पार्टिकल। ये जो है मटेरियल पार्टिकल से बना है। दैट मीन्स ये जो हमारा ये पैडल व्हील है, ये पैडल व्हील पे ये तभी वो मूवमेंट आएगा जब कोई इसमें पार्टिकल्स आकर टकराएगा। तो ये साबित हो गया कि इसमें मटेरियल व्हील से ये मतलब ये मटेरियल पार्टिकल्स है, यानी कि इसमें कुछ पार्टिकल ऐसा है जो मटेरियल है। मटेरियल पार्टिकल्स का एक और समझिए। मटेरियल पार्टिकल ये कहा गया कि दुनिया का कोई भी सबस्टांस लेंगे सब मटेरियल है। तो ये नहीं कि कोई यहां पे सिर्फ जिंक लिए हैं तभी है, कोई कॉपर लिए तभी है। किसी भी पार्टिकल्स को लिया जा रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अरे सारे पार्टिकल्स में तो एटम्स हैं, सारे पार्टिकल्स से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसीलिए इसको मटेरियल पार्टिकल्स कहा गया कि पूरा मटेरियल मतलब क्या है? सबस्टांस ऑक्युपाइज मास एंड वॉल्यूम्स। तो मटेरियल हो गया। तो मटेरियल पार्टिकल्स यानी कि उसमें मटेरियल टोटल भी यूनिवर्स का मटेरियल है, और वो जाकर ये पैडल व्हील से टक्कर लेता है, टकराता है, तो ये मूवमेंट इसमें आ जाती है। इसलिए इसको मटेरियल पार्टिकल्स भी कहा गया। अब जानते हैं हम लोग ये प्रॉपर्टीज नंबर इसका जो है, ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी जानते हैं। 5th नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। 5 नंबर क्या करता है मेड बाय मटेरियल पार्टिकल्स के बाद 5वां नंबर हम लोग जानते हैं कि दे प्रोड्यूस एक्स रे।
ये एक्स रेज को भी प्रोड्यूस करता है। कैसे पता चला कि एक्स रेज को प्रोड्यूस करता है? तो ये इसके बीच में है ना एक बहुत ही हेवी मटेरियल रखा गया, जैसे में कॉपर, टंगस्टन, बड़ा मतलब मास वाला पदार्थ को, सबस्टांस को रखा गया, जिसके टकराने से एक्स रे उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत ही हेवी मटेरियल जब उसके बीच में रखते हैं, जैसे में टंगस्टन, कॉपर रखते हैं, तो वो टकराता है तो वहां से एक्स रे भी प्रोड्यूस्ड होता है। दे आयोनाइज द गैस through which they pass। मतलब कि कहता है कि अगर कोई बीच में गैस आ जाए तो वो गैस पार्टिकल को भी आयनाइज कर देता है। जैसे मैं बता दूं कि होता क्या है, मान लो कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जा रहे हैं, और यहां पे कोई गैस है, ये सभी गैस पार्टिकल्स हैं। तो जैसे इस गैस पार्टिकल से ये टकराता है तो गैस में भी तो इलेक्ट्रॉन की भी एक इलेक्ट्रॉन को निकलता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और ये तो है ही इलेक्ट्रॉन। तो टकराने से चूंकि ये चार्जेबल पार्टिकल्स है तो फिर एक चार्ज उत्पन्न करेगा, तो ये उसको आयनाइज कर देता है, इसीलिए लिखा गया दे पास। अगर उससे पास होता है तो ये आयनाइज कर देता है गैस पार्टिकल्स को। 7th नंबर में जानते हैं, दे आर deflected in electric field and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होता है ना। इसका डिफ्लेक्शन जो है दोनों से होता है, एक से नहीं होती है। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाए हैं तभी इसका डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाए तभी डिफ्लेक्शन होगा। 8वां नंबर में दे affect द फोटोग्राफी प्लेट। ये फोटोग्राफी प्लेट को भी इफेक्ट कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? फोटोग्राफी प्लेट तो यही है कि किसी भी रे को ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। तो फोटोग्राफी प्लेट को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है, मूवमेंट है, सब कुछ है, तो ये फोटोग्राफी प्लेट को भी ये इफेक्टेड करेगा। तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसमें इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैंने कहा कि जब जे थॉमसन ने E/m रेशियो को सर्च किया, E/m रेशियो को बताया, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी खत्म होता है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में, मतलब E/m रेशियो के बारे में। इसको मिटाते हैं, पूरा क्लिप ले लेंगे, आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्या है, कैसे, सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब जानेंगे हम लोग यहां पे कि किस प्रकार जे थॉमसन ने ये E/m रेशियो को बताया। तो अब आप लोग यहां पे हेडिंग देंगे, यहां पे एक हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो, दैट मीन्स E/me। तो ये डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया गया था? ये करने वाले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इसको किया था, यहां पे थॉमसन हो गया, जे थॉमसन ने इसको किया था। तो जे थॉमसन ने ये बताया था, इसमें 1897 में 1897 में इन्होंने ये बात बताया था। ठीक है, कि चार्ज बाय क्या, E/चार्ज क्या होता है, रेशियो, E/मास रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इनके द्वारा किया क्या गया था कि इन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि ये रेशियो को निकालने के लिए इनके द्वारा क्या बताया गया, E/me रेशियो इनके द्वारा निकाला गया 1/75882 × 10⁻11 कूलम पर केजी।
इस रेशियो को इन्होंने निकाला था, ठीक है। और ये ऐसे नहीं निकला, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को, जिस एक्सपेरिमेंट को जैसे थॉमसन ने लिया था, वैसे जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे वही डिस्चार्ज ट्यूब में इनके द्वारा ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे किया गया थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। किया ये गया था कि ये एक थोड़ा सा चेंज किए थे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के और ये इन्होंने ऐसा एक फ्लास्क लिया था जो यहां से भी क्लोज था, ठीक है, यहां से भी क्लोज था। और फिर इन्होंने क्या किया कि यहां पे कैथोड था मेरा, यहां पे क्या है, कैथोड है, और ये जो एनोड था, तो ये एनोड को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। वहां मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे परफोरेटेड जो एनोड लिया था उसमें कई मतलब बारीक सी होल था, लेकिन इन्होंने यहां पे एक ही बारीक सी होल लिया था। इस बात को समझिएगा, यानी कि पूरे यहां पे दोनों को दिखाते हैं इस तरह से, इसको उन्होंने कंप्लीट रूप से पैक रखा। यहां का जो है ये इसमें बारीक सी छिद्र था, बारीक सी, बाकी इन्होंने पैक कर दिया था कंप्लीट। तो ये जो है एक बारीक सी छिद्र वाला था एनोड। अब इनके द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया था सेम कंडीशन में, जो मैंने वहां बताया था, सेम कंडीशन में इनके द्वारा इसको जोड़ा गया था। 1000 वोल्ट लिया गया था यहां भी, बाकी सब कुछ ठीक था। और किया क्या गया था, यहां पे थोड़ी सी चेंज किया गया था कि इसको, ये थोड़ा सा मैं और इधर लूंगा, इसको ऐसे लेते हैं और इसको ऐसे लेते हैं। यहां पे इन्होंने एक फ्लोरोसेंट ये स्क्रीन ले लिया था, ये मेरा बन गया फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इन्होंने यहां पे लिया था, ठीक है। और फिर यहां पे उन्होंने लगाया था प्लस और माइनस, ये वाला था प्लस और ये वाला था माइनस। दैट मीन्स ये हम कहेंगे एनोड और ये कहेंगे कैथोड, ठीक है। अब जो रे यहां से निकल रहा था, यहां से जो कैथोड है, इसको निगेटिव यानी कि कैथोड, और ये पॉजिटिव यानी कि ये था एनोड। तो जो यहां से रे निकल रहा था वो सीधे इससे पास होकर जैसे यहां पे आता था ये प्लस के सामने, तो इसकी यहां पे डिफ्लेक्शन होता था और ये सीधे तौर पे यहां चला गया। दैट मीन्स ये जो है आपका, ये पॉइंट हम लोग एक मान लेते हैं और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पॉइंट ए मान लिया कि यहां से ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या किया गया, यही नहीं, अब क्या किया गया, यहां पे एक पोल को चेंज किया गया। मतलब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने ये कैथोड और एनोड को लिया है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक लिया गया दूसरा, जिसका नाम रखा गया ये मैग्नेटिक फील्ड भी। यहां पे नॉर्थ पोल रखा गया और यहां पे साउथ पोल रखा गया, नॉर्थ और साउथ पोल लिया गया। तो नॉर्थ और साउथ पोल लिया गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी लिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड को लेने के बाद अब क्या हुआ, फिर से जब रे यहां तक आया तो इस पर क्या हुआ कि इसमें जो है, इसमें एक लॉ काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा काम नहीं करता है, मैग्नेट तो अलग तरह से काम करता है। तो यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े भी होंगे कि इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ये फिजिक्स में देखिए, सारा जो एक्सपेरिमेंट है, मैक्सिमम फिजिक्स जो जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है।
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों होते हैं। यहां पे लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसके कारण जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन पर वो थोड़ा नीचे की तरफ लगता है। तो नीचे की तरफ लगने से क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए वो यहां से सीधे नीचे की तरफ आ जाता है, और इसको मानते हैं पॉइंट हम लोग बी। अब क्या किया गया यहां पे कि इस मैग्नेटिक फील्ड यानी नॉर्थ और साउथ को, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही फील्ड को बैलेंस किया गया, बैलेंस किया गया, और बैलेंस करके क्या किया गया कि इन दोनों को इतना तक बैलेंस किया गया कि ये बिल्कुल दोनों का जो है बिल्कुल एक साथ मिलकर एक पॉइंट बन जाए, और ये सीधे एकदम जाकर जो विदाउट कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहिए वहां जा रहा है, इसको पॉइंट सी मानते हैं, वहां जाकर ये टकरा रहा है। बातें समझ में आ रही है कैसे हो रहा है। पहले लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे हमारा जो है रे चला गया ए पर, मतलब एनोड की तरफ चला गया, क्योंकि ये कैथोड रे है यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, चला गया ये पर। फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, उसमें लेफ्ट हैंड, ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स काम करता है, तब वो गया थोड़ा नीचे फोर्स लगा बी पर गया। अब दोनों ही फोर्स को मैनेज किया गया और दोनों ही रे को मैनेज करते 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 लाया गया और एक फोर्स बनाया गया जो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है, उसको सी माना गया। तो इस सब अरेंजमेंट के बाद अब थॉमसन ने इन दोनों को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो बिल्कुल दोनों का कॉमन है, मैग्नीट्यूड को लेकर उन्होंने E by M रेशियो को निकाला। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको नोट में यहां पे डालना है, नोट में डालना है, मैं जो यहां लिख रहा हूं इसको नोट में डालिए, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द मैग्नेटिक, फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, from the magnitude of the two field, electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, it is possible to calculate the E by ME रेशियो। दोनों ही फील्ड के मैग्नीट्यूड के द्वारा ये पॉसिबल हुआ कि E by M रेशियो निकाला जा सके, और ये E by M रेशियो हमारा क्या आया, E by ME रेशियो यहां आया 1.75882 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी। ये हमारा मैग्नेटिक, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से E by M रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट कर पाए कौन, थॉमसन। और ये चूंकि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था तब इसीलिए थॉमसन के नाम पर इलेक्ट्रॉन का खोज नाम रख दिया गया, और उनके द्वारा ये बताया गया E by M रेशियो। तो अब ये जाकर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे E by M रेशियो निकलता है। यहीं पे अभी ये डिस्कवरी खत्म नहीं होता है, अभी एक और साइंटिस्ट इसमें आते हैं जो थोड़ा सा और मास के बारे में बताते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालते हैं, जिसको आयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। मुल्किंस आयल ड्रॉप मेथड को हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जानेंगे हम लोग थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे थॉमसन लिखा गया था, मिस्टेक हो गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गलती कर दिए, वो लिखा जाता फ्लो में, ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया डिस्कवरी जिसको हम लोग कहते हैं मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड। और ये मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड जो है ये चार्ज को, मतलब चार्ज ऑफ मास, तो यानी कि RA, इनका पूरा नाम था RA, रॉबर्ट
है ना, ए मिलिकन कहते थे, आर ए मिलिकन, आर ए मिलिकन्स, ठीक है। यहां पे क्या किए थे इन्होंने, इनके द्वारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पे इन्होंने कैलकुलेट किया। आर ए मिलिकन्स कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयल ड्रॉप मेथड। ये एक बहुत ही बड़ा मेथड है जिसमें एक्स रे को प्रवाहित किया गया। मतलब थोड़ा सा मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि एक ये लिया गया है ना, एक इस तरह से, मतलब कोई बॉक्स लिया गया था, उसमें 2 डिस्क लगाया गया था। एक डिस्क में बारीक सी छिद्र थी और यहां से आयल को ड्रॉप किया जा रहा था, गिराया जा रहा था, और ये आयल इसके द्वारा गिरता था और यहां से इसमें एक्स रे को इसमें धोड़ा जाता था। और यहाँ पे इनके द्वारा लगाया गया था एक माइक्रोस्कोप, जिससे ये देखते थे कि इसमें क्या होता था। जैसे एक्स रे यहाँ जाता था, ये आयल ड्रॉप गिरता था तो एक्स रे पर वो चमकता था, और उसके वाइब्रेशन से उनके कई कैलकुलेशन को निकाला गया, और निकालने के बाद उनको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो उस समय उनके द्वारा जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया था लगभग 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निकाला गया था, ठीक है। लेकिन ये आपका लगभग अभी का जो मतलब देखा जाए, अभी का जो कई सर्च के बाद हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या है, करंटली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो नियरली सेम है इसके 1.6 लगभग मानेंगे 1.602, तो इसके नियरली सेम है जो मिलिकन्स निकला था। और ये जो है ये बहुत बड़ा सर्च था ये भी, इसलिए कि इसके द्वारा मिलिकन्स ने इसको सर्च करने के बाद, मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो तुरंत कैलकुलेट करते हैं मास, यानी कि मिलिकन्स क्या करते हैं, इसको करने के बाद से जो हमारा थॉमसन का था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन E by me रेशियो बराबर 1.758 इंटू 10⁻11 ना, 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जो इन्होंने निकाला था E by me रेशियो निकाला था, इस रेशियो को लेकर, चार्ज को लेकर मिलिकन्स ने इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर दिया। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां पे नाउ मिलिकन्स calculate the mass of the इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ई बाई, मैंने चार्ज बाई, इसको ऐसा लिया गया, ध्यान दीजिएगा, चार्ज बाई चार्ज मास रेशियो लिया गया, चार्ज बाई चार्ज मास रेशियो। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ई बाई ई रेशियो। तो हमारा चार्ज कितना आया था मिलिकन्स के द्वारा 1.6 लिख सकते हैं, लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई ई बाई एम कितना आया था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, 10⁻11 कूलम पर केजी। और इस सबको अगर ये मतलब सर्च किए तो अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सबको ये मतलब लिखे तो ये हमारा जो मास आया फाइनली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली ये आया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इसको हम लोग 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम लिख सकते हैं। और ये भी यहां बताया गया कि यह जो मास है
ये मास लगभग, नोट में आप यहां लिख सकते हैं, ये मास जो है अप्रोक्सीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के 1/1837 के बराबर था। यानी कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज approximately equal to ऐसे देखो, approximately 1/1837 to the mass of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग 1/1837वां भाग था, 1/1837 मास था ये इलेक्ट्रॉन का मास। ये बताया गया किसके द्वारा? मिलकिंस के द्वारा। उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन को सर्च किया गया। इस पूरे विधि को, ये बहुत बड़ा विधि है, इतना जानने की जरूरत नहीं है हमें। ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल को ड्रॉप किए, यहाँ डिस्क था, यहाँ एक छोटा सा होल था, होल से गिरता था डिस्क, इस डिस्क पर एक्सरे को पार कराए। एक्सरे उसको क्या करता था, उसके माने जो ऑयल ड्रॉप गिरता था उसको वाइब्रेट करता था। यहाँ से इसको ऑब्जर्व करते थे। इसको वैक्यूम पंप भी लगाए थे, वैक्यूम पंप लगाया गया था। इसलिए वैक्यूम पंप लगाया गया था कि इसको कम से कम इसको मेंटेन कर पाया जाए, कि इसमें प्रेशर को मेंटेन कर पाया जाए, इसलिए इसको लगाया गया था। अभी सब प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है लगभग 1.59 10⁻19 कूलम आता है। लेकिन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के बाद आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.602 10⁻19 कूलम है। और इस सब को देखते हुए थॉमसन पहले दे चुके थे, और दोनों को मिलाकर उन्होंने तुरंत क्या कैलकुलेट किया? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा कैलकुलेट किया गया ऐसे, और हमको ये आया। आज के डेट में भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यही जानते हैं, 9.1 10⁻31 kg, 10⁻21 kg, 28 ग्राम। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया आज ये क्लास में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द कैथोड, ये भी मैंने बताया। मिलकिंस ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है ये बताया। थॉमसन के द्वारा जो E/m रेशियो है वही मैंने बताया। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में रहा होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और आगे उसके बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कब क्या सर्च हुआ फिर आगे बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।